अस्सलाम वालेकुम। कॉन्स्टिपेशन, स्टूल हार्ड होता है, ड्राई होता है और स्टूल पास करने में मुश्किल पेश आती है, इनएबिलिटी होती है स्टूल पास करने के वक्त। और नंबर ऑफ स्टूल्स एक हफ्ते में लेस दैन 3 स्टूल्स। तो कॉन्स्टिपेशन, इसे उर्दू में कब्ज़ भी कहते हैं, इसकी बहुत सी काजेज़ हैं। ये क्यों होती है वो काजेज़ हम डिस्कस करेंगे। उन काजेज़ में मेडिकेशन है, एक्सरसाइज ना करना, लिक्विड्स कम लेना यानी पानी कम पीना, लो फाइबर डाइट यानी ऐसी डाइट लेना, ऐसी खुराक लेना जिसमें फाइबर बहुत कम होती है, IBS कॉन्स्टिपेशन वाला, और हाजत, रफ़ा हाजत को इग्नोर करना, हैबिट्स में चेंज, लाइफस्टाइल में चेंज जैसे ट्रैवल, प्रेगनेंसी, ओल्ड एज वगैरह, इंटेस्टाइन का फंक्शन प्रॉब्लम, लेग्जिटिव्स का अब्यूज़, डायबिटीज़ यानी शुगर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, नर्व डैमेज या नर्व डिसफंक्शन, हाइपोटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरटेंशन, पार्किंसन डिजीज़, ये बड़ी बड़ी इसकी काजेज़ हैं। आइए अब हम इन डिटेल इन काजेज़ को डिस्कस करते हैं। मेडिकेशन में ओपियोइड मेडिसिन्स, जिन्हें हम पेन रिलीवर भी कहते हैं, पेन किलर्स भी कहते हैं, ऐसी मेडिसिन जिनमें मॉर्फिन पाई जाती है, इनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इंटेस्टाइन्स का फंक्शन स्लो हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन होती है, स्टूल हार्ड हो जाता है। इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, सबसे पहली मेडिसिन नेक्सवामिका, रात के वक्त, सुबह के वक्त सल्फर और इसके बाद ओपियम। आयरन सप्लीमेंट्स ये कॉन्स्टिपेशन पैदा करते हैं। इसमें स्टूल डार्क हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट पहले नेक्सवामिका, उसके बाद पल्साटीला। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स यानी वो मेडिसन जो डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए और बेख्वाबी के लिए ली जाती हैं, वो भी कॉन्स्टिपेशन पैदा करती हैं। मसला ये पैदा हो जाता है इन अद्वियात से कि इंटेस्टाइन फंक्शन स्लो डाउन हो जाता है और मुंह खुश्क रहता है। इसका ट्रीटमेंट नेक्सवामिका रात के वक्त, सुबह के वक्त सल्फर, इसके बाद ब्रायोनिया और उसके बाद ओपियम। नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये ड्रग्स जैसे ब्रूफन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन वगैरह, इनकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए नेक्सवामिका रात को और सल्फर सुबह के वक्त। एंटीहिस्टामिन्स यानी एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स, इनसे भी कॉन्स्टिपेशन होती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए नेक्सवामिका, उसके बाद बेसिलिनम, उसके बाद ग्रेफाइट, इसके बाद सोराइनम और फिर इसके बाद सल्फर। ओवर एक्टिव ब्लैडर यानी जब बार बार पेशाब आता है, ब्लैडर मसाना सेंसिटिव हो जाता है, थोड़े से पेशाब को वो बर्दाश्त नहीं करता, पेशेंट को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। ऐसे मसाने को ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। इसके इलाज के लिए जो मेडिसिन ली जाती हैं उनकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। उसके इलाज के लिए नेक्सवामिका। हाइपरटेंशन की मेडिसिन्स जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, उसके लिए नेक्सवामिका। फिर आफ्टर सर्जरी और आफ्टर कीमोथेरापी नौजिया होता है और वॉमिटिंग होती है। इस वॉमिटिंग और नौजिया को रोकने के लिए मेडिसिन दी जाती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। उसके लिए नेक्सवामिका, और अगर कीमोथेरापी की गई हो तो उसके लिए नेक्सवामिका के बाद मीथोट्रेक्सेट
पोटेंसी में 1 m पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में दी जानी चाहिए। एब्यूज़ ऑफ लैक्सेटिव्स यानी कब्ज़ कुशा अद्वियात, कब्ज़ को तोड़ने वाली अद्वियात मुसलसल लेने से बाद में सख्त किस्म की कॉन्स्टिपेशन पैदा हो जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए पहले रात को नक्सवामिका, सुबह के वक्त सल्फ़र और फिर उसके बाद हाइड्रास्टिस। लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ना करना। कुछ लोगों की हैबिट्स सेडेंट्री हैबिट्स होती हैं, बैठे रहते हैं, उनका काम भी बैठकर ही होता है और वो सारा दिन बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। इस सेडेंट्री हैबिट्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इस कॉन्स्टिपेशन के लिए नक्सवामिका रात के वक्त और सुबह के वक्त सल्फ़र। प्रेगनेंसी में जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसके लिए नक्सवामिका रात को, सुबह के वक्त सल्फ़र 30 में और इसके बाद सीपिया। ओल्ड एज में जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसके लिए रात को नक्सवामिका, सुबह को सल्फ़र 30 और इसके बाद ब्राइटाकाब। डायबिटीज़ यानी शुगर में भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और ये तकरीबन 60% पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होती है। इसमें मसला ये होता है कि नर्व सिस्टम डैमेज होता है। डायबिटीज़ में नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, उसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इसमें इंटेस्टाइन फंक्शन स्लो डाउन हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। उसके लिए ट्रीटमेंट में सबसे पहले कॉस्टिकम, उसके बाद ओपियम और उसके बाद प्लम्बम मेटालिकम। एक डिजीज़ है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसे MS भी कहते हैं, उसमें भी कॉन्स्टिपेशन होता है। इसका मेन इशू ये होता है कि मसल्स और नर्व्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं रहती, कोऑर्डिनेशन कम हो जाती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। इसके लिए मेडिसन एलोमिना और उसके बाद प्लम्बम मेटालिकम। एक डिजीज़ और है पार्किंसंस डिजीज़, इसमें भी कॉन्स्टिपेशन होती है। ये पार्किंसंस डिजीज़ में एक न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस होता है, ओल्ड एज में इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है डोपामीन। जब डोपामीन की प्रोडक्शन ब्रेन के अंदर कम होती है तो फिर नतीजे के तौर पर बॉल मसल्स स्लो डाउन हो जाते हैं और रिजिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। और डोपामीन की प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो और सिम्टम्स इसके साथ आती हैं उनमें लॉस ऑफ प्लेयर होता है, लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन, लॉस ऑफ मेमोरी, मूड, लॉस ऑफ स्लीप, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ लर्निंग और कंसंट्रेशन। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले नक्सवामिका, इसके बाद कार्सिनोसिनम, इसके बाद कॉस्टिकम और उसके बाद प्लम्बम मेटालिकम। जी, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म थायराइड का डिसऑर्डर है। इसमें थायराइड स्लो फंक्शन होता है जिसमें कॉन्स्टिपेशन होती है। इस कॉन्स्टिपेशन के लिए जो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होती है उसका ट्रीटमेंट सबसे पहले एक्सरे पोटेंसी में, उसके बाद थायराइडिनम पोटेंसी में, उसके बाद किलकिरिया काब, इसके बाद सीपिया, इसके बाद नेट्राम्योर। नर्व्स डिसफंक्शन और नर्व्स डैमेज, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन। नर्व्स डैमेज या नर्व्स डिसफंक्शन की वजह से इंटेस्टाइन स्लो डाउन होती हैं और कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। उसका ट्रीटमेंट एक्सरे, कार्सिनोसिनम, सिफलिनम और फिर इसके बाद प्लम्बम मेटालिकम। ये तो थी कॉन्स्टिपेशन की काजेज और काजेज की बेस पे कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट। कॉन्स्टिपेशन की प्रिवेंशन के लिए लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है।
जिसमें सबसे पहले डाइट, खुराक, वो कौन सी होनी चाहिए? हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए, जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बीन्स और होल ग्रेन फूड। आटा जो है वो छना हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि होल ग्रेन होना चाहिए, सफ़ेद आटा या रिफाइंड आटा नहीं होना चाहिए। फ्लूइड ज़्यादा लेने चाहिए और एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। स्टूल पास करने का स्केड्यूल रेगुलर होना चाहिए। तो परहेज़ यानी अवॉइड कौन सी चीज़ों से करना चाहिए? ऐसी खुराक, ऐसी डाइट जिसमें फ़ाइबर लो है, कम फाइबर है, वो डाइट कम ली जाए। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और गोश्त है, इसमें फाइबर कम होती है और ये कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है। और फिर स्टूल की अर्ज यानी स्टूल की हाजत जो है उसे लेट नहीं करना चाहिए। एंड पे मैं बात करूंगा कॉन्स्टिपेशन की कॉम्प्लिकेशंस पे कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से कौन सी पेचीदगियां और पैदा हो सकती हैं और क्या तकलीफ़ें मज़ीद आ सकती हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से। उनमें हेमोराइड्स है, एनल फिशर है, फीकल इम्पेक्शन है, रेक्टल प्रोलैप्स है। तो एनस के इर्द गिर्द यानी मकद जिसे बोलते हैं, पखाने वाली जगह जिसे बोलते हैं, उसके इर्द गिर्द उसका जो टिश्यू है, अगर उसमें स्वेलिंग आ जाए, उस स्वेलिंग को हेमोराइड्स यानी बवासीर कहते हैं, वो बवासीर हो जाती है। अगर इसी टिश्यू में टॉर्न आ जाए तो फिर उसे एनल फिशर कहते हैं। अगर स्टूल थोड़ा सा बाहर आकर फिर से वापस चला जाए तो उसे फीकल इम्पेक्शन कहते हैं। और बाज़ औक़ात रेक्टम जो पखाने वाली आंत होती है उसे रेक्टम कहते हैं। अगर उसका टिश्यू एनस से बाहर आ जाए तो उसको रेक्टल प्रोलैप्स कहते हैं।